चलो यार, ये एक बड़ा चैप्टर है, इसको 2 घंटे में खत्म कर लेंगे अपन, है ना? मैं जैसे-जैसे वीडियो में बोलूँगा, सामने नोट्स रखने का और चीज़ों को रिवाइज़ करने का मेरे साथ में। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फ्री के 10 नंबर मिलेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने ऑडिट में आज तक पढ़ा है, उसका ये पूरा का पूरा मिला-जुला एक चैप्टर है। कंक्लूसिव चैप्टर बोलते हैं इसको। चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको तो पता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। P&L आइटम्स, बैलेंस शीट और डिस्क्लोजर्स। सुना? P&L में जिसको हमको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में हम बोलते हैं अकाउंट बैलेंसेस, दैट इज एसेट्स और लायबिलिटीज। तो हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? बस हमको यही पढ़ना है एज एन ऑडिटर। P&L के जो आइटम्स है उसको कैसे चेक करना है, बैलेंस शीट के जो आइटम्स है उसको कैसे चेक करना है और डिस्क्लोजर्स को कैसे चेक करना है। Yes. तो यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला कि P&L में जो भी आइटम्स दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटीज के आइटम्स दिए हुए हैं, डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं असर्शंस। क्या बोलते हैं? असर्शंस, जिसको वेरीफाई करेगा कौन? ऑडिटर। कौन वेरीफाई करेगा? ऑडिटर। असर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, किसको लेकर? इनकम स्टेटमेंट को लेकर, अकाउंट बैलेंसेस को लेकर और डिस्क्लोजर को लेकर। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जल्दी बोलेंगे, इट इज एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्लिसिट, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हो, और अदरवाइज कुछ चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, कंपनी बोलती है एसेट साइड पे कि ये जमीन मेरी है। मैंने जमीन कंपनी ने देखा लैंड की जो कीमत है 10 करोड़, वो अपन एक्सप्लिसिट, ये तो आपने उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे पास 10 करोड़ की जमीन है। अब अपन उसमें कुछ चीजें इंप्लाइड मानेंगे कि भाई लिखा है तो इन्हीं की होगी, इन्हीं के पास ओनरशिप होगी। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको अज्यूम करना पड़ता है कि उनका होगा ही होगा। चेक करना पड़ेगा उस अजम्पशन के आधार पर। हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? असर्शंस फॉर बैलेंस शीट आइटम, असर्शंस फॉर P&L आइटम्स एंड डिस्क्लोजर्स। बैलेंस शीट में क्या क्या होने वाला है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कंपनी के एसेट साइड पर लिखा है कि कंपनी के पास 10 करोड़ की जमीन है। मैं एज एन ऑडिटर तुम क्या क्या चेक करोगे इसमें? सर, इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि कंपनी के पास एसेट है 10 करोड़ की, जिसका नाम है लैंड। तो मैं अज्यूम करूंगा, कंपनी ने ये तो एक्सप्रेस कर दिया, मैं अज्यूम करूंगा कि कंपनी के पास इसकी ओनरशिप डीड होगी, जिसको हम टाइटल डीड भी कहते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है? इस लैंड का जो 10 करोड़ का वैल्यू है वो प्रॉपरली मेजर किया होगा, प्रॉपरली वैल्यू निकाला गया होगा इसकी, ना वो अंडर वैल्यू होगा ना ओवर वैल्यूएशन होगा। ये जो वैल्यू है कब निकाली गई होगी? कट ऑफ डेट पर, दैट इज 31 मार्च तक या उसके पहले। बराबर है? तभी तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी, है ना? अब आपके पास ओनरशिप डीड है, डेफिनेटली आपके पास इस लैंड के राइट्स हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। लॉजिक समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई लोग? और दूसरी बात, अब आपने लिखा 10 करोड़ की लैंड है तो हमेशा एग्जिस्टेंस तो होगी, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती होगी। अब देखो गौर से, 5 असर्शन चेक हो गए, कट ऑफ डेट अपन ने अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया? ध्यान देना, कि लैंड एग्जिस्टेंस में है ना, एट द पीरियड एट। ये जो आपने 10 करोड़ की लैंड लिखा है, ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है आपने, है ना? यानी अगर 10 करोड़, 1 करोड़ की 10 जमीन होगी तो पूरी 10 जमीनों की बात हो रही है, ये 31 मार्च तक के पीरियड की बात हो रही है। दूसरी बात, जो वैल्यूएशन है, आपने जमीन की वैल्यू निकाली, ना वो ओवर वैल्यूएटेड है ना वो अंडर वैल्यूएटेड है। क्लियर है? दूसरी बात, आपके पास उसके टाइटल डीड्स हैं, तो आपके पास अधिकार है, आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, किस ओनरशिप राइट है आपके पास में, है बेटा? बिल्कुल है सर। और अगर लाइबिलिटी होती तो उसके ऑब्लिगेशंस टू रिपेमेंट होता। यहां तक क्लियर हुआ कि आपको बैलेंस शीट के आइटम में ये सब चेक करना है। सेम वही प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ आप, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। कंपनी ने बोला P&L के क्रेडिट साइड में सेल्स हुई है आपकी, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए की। तो अब सिंपल है यार, आपने बोला सेल्स, आपने लिखा है यहाँ पर एक्सप्लिसिटली, एक्सप्रेस करके कि आपके पास ये असर्शन है 100 करोड़ का सेल है आपका। तो हम अज्यूम करेंगे कुछ चीजों को, एज एन ऑडिटर हमें चेक करना होगा कि भाई ये सेल ऑकर हुई होगी, तो ऑकरेंस।
कब कब हुई होगी? डेफिनेटली ये सेल की कब बात कर रहा है? जो 31 मार्च के पहले या 31 मार्च तक, उसके बाद नहीं। कट ऑफ डेट ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार लोग सेल्स को बढ़ाने के लिए जो अप्रैल मई की सेल्स है वो भी मार्च में दिखा रहे थे, तो वो गलत है। वो नहीं होना चाहिए सेल्स को इन्फ्लेट करने के लिए। फिर सेल्स को आपने जो प्रॉपरली मेजर किया होगा, जैसे कितने का प्राइस पर आपने कितने यूनिट्स बेचा, तो उसका मेजरमेंट प्रॉपर होगा। ठीक है, सही है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये कंप्लीटनेस है। ये पूरी सेल्स की बात हो रही है, कुछ अधूरा नहीं बचा इसमें। आ गए असर्शंस। वहां पर एग्जिस्टेंस था, यहाँ पर ऑकरेंस है पीएनएल के आइटम्स में। वहां वैल्यूएशन था, यहाँ पर मेजरमेंट है। ठीक है, अब राइट्स और ऑब्लिगेशंस थे, यहाँ पर वो चीज ऐसी कोई चीज नहीं है ना, कंप्लीटनेस में खत्म हो गया। कंप्लीटनेस है, कॉमन पॉइंट है, कट ऑफ डेट है, कॉमन पॉइंट है। सही है, बराबर है ना? जैसे आपने सेल्स के ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली क्या किया, रिकॉर्ड किया है। कैसे? अप्रोप्रिएट अमाउंट में, कोई एरर नहीं हुआ है उसके डॉक्यूमेंट तैयार करने में, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, कुछ भी मिसस्टेटेड नहीं है सेल्स में, ये तो अपन अज्यूम करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। जो सेल्स है वो सही में हुई है और कंपनी से रिलेटेड है, यही तो मतलब हुआ। जितने ट्रांजेक्शन हुए सेल्स से हम पूरी बात कर रहे हैं, कुछ भी ओमिट नहीं है। और अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है ये। ऐसा नहीं हुआ ना कि आपने मार्च में इनवॉइसेस निकाले और उसको एक्चुअली आपने बेचा, डिलीवर कब किया? अप्रैल में। उस सेल्स का तो मतलब ये होता है ना, अपन ने पढ़े 16 फुट में रखे, सामने वाले के पास में रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों जाना चाहिए। अभी तक तो गुड्स गए नहीं, सिर्फ बिल बना है, तो वो सेल मार्च की नहीं कहलाएगी, फिर वो अप्रैल की कहलाएगी। फिर आपका है डिस्क्लोजर। ये तो बहुत इजी है, अपन इसको कवर कर लेंगे आगे जाके डिस्क्लोजर में। जैसे अभी इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर दे रहे हो, तो इन्वेंट्री भाई तुम्हारे पास एग्जिस्ट करती होगी, कंप्लीट इन्वेंट्री की डिटेल है, तुमने उसकी वैल्यूएशन कैसे निकाला? जैसे इन्वेंट्री के अलग अलग मेथड्स होती है। ठीक है, क्लियर है? रिलेटेड पार्टी का रहता है ना, रिलेटेड पार्टी से आपका रिलेशनशिप क्या है, एग्जिस्ट करता है। पूरी रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन होना, अपना रिलेटेड पार्टी और आपके बीच में जो संबंध है उसका मेजरमेंट करके बताओ, फिर डिस्क्लोजर में आपको बताना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बोलता है, कंपनी बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100 लाख रुपए है। ठीक है, नेट कैरिंग अमाउंट है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मान लो। तो ऑडिटर शैल अज्यूम ओनली वन पॉइंट, दैट द मैनेजमेंट हैज ओनली असर्ट दैट द बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एग्जिस्ट इन द पीरियड। अपन अज्यूम करेंगे कि ये इसकी बात कर रहा है ना? अब यहां बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट है आंसर। क्यों? इफ कंपनी एक्स बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग विद कैरिंग ऑफ 100 लाख की वैल्यू बता रहा है। ऑडिटर शैल अज्यूम दैट द मैनेजमेंट हैज क्लेम्ड और एक्सेप्टेड दैट। अपन क्या अज्यूम करेंगे भाई? सिर्फ ये इतना नहीं बता रहे कि पीरियड एंड की बात हो रही है, नहीं, ये चारों पांचों असर्शन की बात कर रहे हैं। कैसे? कि एग्जिस्ट तो करती है, मतलब एग्जिस्टेंस आ गया। ठीक है, हमारे पास है तो हमारा ओन और कंट्रोल है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस आ गए। हमने उसकी वैल्यू प्रॉपरली क्या की है, कैलकुलेट की है, तो वैल्यूएशन आ गया। और ये पूरी बिल्डिंग्स और की बात हो रही है, एक बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। क्या आ गया? कंप्लीटनेस। समझा? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब इसके हम आइटम में आ जाते हैं फटाफट। सबसे पहले सेल्स, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ूंगा मेरे साथ याद करते जाना, जैसे मैं पढ़ूंगा मेरे साथ याद करते जाना, जोर जोर के बोलते जाना, समझते जाना, बहुत ईजी होने वाला है भाई। तो सेल्स में तुम क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहले किस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, उसकी डिमांड कितनी है, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आए हो क्या, कोई प्रोडक्ट को खत्म किए हो क्या, तुम्हारे मेजर कस्टमर कौन है, और तुम्हारी सेल्स टर्म क्या है, क्रेडिट है या कैश है, टाइप ऑफ गुड्स, डिमांड, मेजर सेलिंग प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यूअस, मेजर कस्टमर एंड सेल्स टर्म। सबसे पहले क्या चेक करने वाले? ऑडिट प्रोसीजर। यही तो क्वेश्चन पूछता है, ऑडिट प्रोसीजर बताओ सेल्स को चेक करने के लिए। बिल्कुल सर। सबसे पहले क्या देखेंगे? जो ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट का कंट्रोल है कि नहीं है सेल्स पर। कंट्रोल होना चाहिए ना, जहां से माल बिक रहा है भाई उसको कंट्रोल, कंट्रोल ऑन सेल्स पहला पॉइंट। बिल्कुल सर, इंटरनल कंट्रोल। फिर ऑडिटर टेस्ट द कंट्रोल एंटिटी सेटअप। अब आपने जो मैंने जैसे देख लिया ऐसे ऑडिटर के आपका कंट्रोल है, तो मैं इस कंट्रोल का क्या करूंगा? टेस्ट करूंगा कि वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं, और कितना रिलायबल और कितना स्ट्रांग है। आपको तो पता है, अगर ये रिलायबल स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जाना पड़ता है ना? ऑडिटर सेलेक्ट रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एग्जामिन द रिलेटेड कस्टमर। कुछ भी ट्रांजैक्शन उठाएगा सैंपलिंग के थ्रू आएगा बेटा, और कस्टमर का कोई भी परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, कस्टमर स्टेटमेंट चेक करने लगेगा। ठीक है, तो सेल सैंपलिंग चेक करेगा, तीसरी हेडिंग। फिर अल्टीमेटली क्या करेगा? कंपैरिजंस, एनालिटिकल प्रोसीजर।
ट्रेंड एनालिसिस देखेगा कि उनकी सेल्स का ट्रेंड कैसा है, ऐसा है कि ऐसा है, पिछले साल से कंपेयर करेगा, कैटेगरी वाइज सेल देखेगा। समझ में आ रहा है? कौन सी कैटेगरी का सामान ज्यादा बिक रहा है, इनका कस्टमर सेगमेंट क्या है, सस्ते सामान बिक रहे हैं कि महंगे सामान बिक रहे हैं, ये सब चीजें चेक करनी है। तो पहले क्या देखेगा, कंट्रोल है क्या, फिर कंट्रोल को टेस्ट करेगा, फिर सैम्पलिंग करेगा और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेगा। याद हुआ? बोलो। पहले सबसे पहले क्या करेगा, अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट कंट्रोल, कंट्रोल है या नहीं है, अगर कंट्रोल है तो कितना स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है, और उसके बाद सिलेक्ट करेगा रैम्बल सैंपल ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद क्या करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा, क्या चेक करेगा, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर और कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस। अब इसमें हम लोग क्या क्या चेक करने वाले हैं, अभी तो हमने पढ़े सर सबसे पहले, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ याद करने 5-6 4-5 उसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। हम चेक करेंगे सबसे पहले क्या, ऑकरेंस। आपको डायरेक्ट बोलेगा डिटेल प्रोडक्ट प्रोसीजर लिखो, ये लिखना पड़ेगा। सर जो रेवेन्यू है सेल से आया है वो ओवर स्टेटेड नहीं होना, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, जितनी है उतनी ही। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, ओवर स्टेटेड क्यों नहीं दिखना चाहिए। 100 करोड़ की सेल हुई है तो 100 करोड़ की दिखानी है। क्या क्या चेक करना होगा जिससे ओवर स्टेटेड ना दिखे, ये जो सेल्स इनवॉइसेस है वो 2 बार ना रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, या जो कैंसिल हो चुके थे आपने उसको तो रिकॉर्ड नहीं कर लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। सीक्वेंस बताओ सेल इनवॉइसेस का, बिल्कुल सर देखेंगे। हर इनवॉइसेस की एक जर्नल एंट्री होगी, बिल्कुल बनी होगी, वो दिखाइए। सेल्स रिटर्न होंगे ना, अगर जो माल बेचा था अगर वापस आ गया, अगर उसकी भी एंट्री कर रहे हो तो वो तो डमी सेल्स हो गई, फिर सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहे हो आप। दूसरी बात, कस्टमर से कंफर्मेशन ले लेंगे कुछ, क्योंकि कई बार क्या होता है फिक्टिशियस कस्टमर बनाए जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, ना फिक्टिशियस कस्टमर है उनकी भी सेल्स को रिकॉर्ड कर देखेंगे। अगर आपने किसी ने माल मांगा नहीं है, आपने जबरदस्ती भेज दिया शिपमेंट विदाउट एनी कंसेंट और एग्रीमेंट, है ना, जस्ट टू इन्फ्लेट द सेल्स बढ़ाने के लिए अपने लोगों को। दूसरी बात, आपने सामान बेच तो दिया है बट आपकी रेवेन्यू कलेक्टिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आया क्या रे भाई? पिछले साल के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे क्या रेशियो है सेल्स का, क्या रिटर्न मिल रहे हैं, वो कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से, देखेंगे इंक्रीज है कि डिक्रीज है, और सेल्स रिटर्न चेक कर लेंगे। कैसे? सेल्स इनवॉइस, चालान, क्रेडिट नोट, ये सब चीजें चेक कर ली जाएगी। इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये डमी तो नहीं है। अब इनवॉइस है वापस आया होगा, चालान है वापस आया होगा, क्रेडिट नोट है, तो ये सब चीजें अगर आती हैं तो समझ सेल्स रिटर्न हो गया। तो मतलब आप उसकी एंट्री कर रहे हो, मतलब डमी सेल्स दिखाना चाह रहे हो। अब 9 पॉइंट है तो आप बोलोगे सर कितने पॉइंट लिखे, अब 6-7 भी लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे याद करेंगे, फटाफट देखेंगे। जल्दी बोलो, इनवॉइस को जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलो। ट्वाइस नहीं, कैंसिल वाले को भी नहीं लेना है, सीक्वेंस को चेक करना है, ठीक है। कुछ इनवॉइसेस के जर्नल चेक करनी है, फटाफट मेरे साथ बोलेंगे। कुछ कस्टमर से कंफर्मेशन लेना है, फिक्टिशियस कस्टमर को चेक करना है, शिपमेंट विदाउट कंसेंट गए तो उसको चेक करना है इन्फ्लेट करने के लिए, कोई अनसर्टेनिटी है कलेक्टिबिलिटी को लेकर तो उसको चेक करना है, रेशियो रिटर्न टू सेल्स चेक करना है, और सेल्स रिटर्न चेक करना है। याद हो गया? याद हो गया? इतना ही, इसमें जनरल पॉइंट से लिखना आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जनरल पॉइंट्स लिखेंगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। चलो मेरे साथ एक बोलते चलो, ट्वाइस, कैंसिल, सीक्वेंस, इनवॉइस, सेल्स जनरल, कंफर्मेशन, फिक्टिशियस, शिपमेंट, सब्सटेंशियल, रेशियो एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब आ जाओ कंप्लीटनेस पर। बहुत इजी पॉइंट है भाई, जितनी भी सेल्स है सर मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रिकॉर्डेड, देयर इज नो अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट, ना ज्यादा दिखनी है ना कम दिखनी, जितनी है उतनी दिखाना है, कंप्लीटनेस दिखाइए आप। सबसे पहले तो बता दो भाई, आप सबसे पहले कट ऑफ प्रोसीजर के 31 मार्च तक की सेल ही देखनी है, एक्चुअल सेल जो हुई है, जिसमें सिर्फ इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ, माल एक्चुअली डिलीवर भी हुआ है कंज्यूमर तक, ठीक है। एंड में कुछ छिड़खानी नहीं की है आपने, एंड में करते हैं ना सेल्स बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। ये कट ऑफ एरर कब आते हैं, जब जानबूझ के मार्च के एंड में सेल्स इनवॉइस जनरेट किए जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, और जबकि गुड्स बेचे नहीं हो, गुड्स डिलीवर हो रहा है अप्रैल में, तो अपन डिलीवरी कब मानते हैं, अपन सेल्स कब मानते हैं, जब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों जाता है कंज्यूमर के पास में, ठीक है, जस्ट टू जनरेट द सेल्स। पहला क्या चेक किया अपन लोगों ने, चलिए बताओ, करंट अकाउंटिंग पीरियड सेल्स टेम्पर्ड तो नहीं है। दूसरा, कट ऑफ प्रोसीजर में देखा हमने कि कहीं सेल्स जनरेट करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर रिस्क मतलब इन्फ्लेट करने के लिए तो नहीं किया गया, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा तभी उसको सेल माना जाएगा। रोबस्ट मतलब जबरदस्ती को सेल्स को बढ़ाने के लिए ऑडिटर को समझना होगा, इन ऑर्डर टू परफॉर्म रोबस्ट सेल्स कट ऑफ टेस्ट, आपको कट ऑफ टेस्ट करना ही पड़ेगा। नीड टू अंडरस्टैंड कंसिडर स्पेसिफिक कट ऑफ एरर, क्या क्या एरर आ सकते हैं हर एंगेजमेंट के। फिर ऑडिटर नीड टू वेरीफाई क्रेडिट नोट, डमी सेल्स वापस आ जाए ना माल, ठीक है। कई बार उनके ही जो लोग हैं टीम के और पर्सनल के, वो फिक्टिशियस सेल्स दिखाते हैं बिफोर द ईयर एंड, अपना टारगेट अचीव करने के लिए, मिलते हैं ना टारगेट कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद में चेक वेदर क्वांटिटीज अपीयरिंग इन सेल्स रजिस्टर एंड और नॉट, जितना माल बिका था उसका कहीं एंट्री हुई होगी, है ना। फॉर रिकंसिलेशन मतलब पिछले साल से कंपेयर कर लो ना, अब कैसा होगा। ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बैलेंसिंग फिगर मैच होना चाहिए आपका। सिंपल है, रिकंसिलेशन कर लो टोटल रेवेन्यू सेल्स गुड्स का। किससे किससे? ये सिंपल लिखा हुआ है, टोटल सेल्स में क्या आ जाएगा, कितना स्टॉक है, कितना फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आपका स्टडी रिकॉर्ड क्या है, जैसे कि आपने माल बेचा होगा तो जीएसटी रिटर्न होंगे, रेवेन्यू रिपोर्ट होगी, ये सब आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जीएसटी रिटर्न है ना, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब पीएनएल में आप चेक कर सकते हो। सही है, एक बार समझ लो मेरे साथ में क्या क्या है, फिर पटक से याद करना। 6 पॉइंट है ना। कट ऑफ प्रोसीजर लगाएंगे साल के करंट ईयर में, लगाएंगे कि सेल्स बढ़ाई तो नहीं गई है। कट ऑफ प्रोसीजर नॉर्मली कब लगाया जाता है, जब सेल्स इनवॉइस जनरेट की जाती है सेल्स को बढ़ाने के लिए। इन ऑर्डर टू आप कट ऑफ टेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको कट ऑफ एरर रिस्क समझना है। और दूसरी बात, क्रेडिट नोट्स अगर वेरीफाई करना जो अकाउंटिंग पीरियड के बाद इशू किए गए जानबूझ के सेल्स को बढ़ाने के लिए। ये लिखना कहीं की सेल्स टीम और सेल्स पर्सनल फिक्टिशियस सेल्स ना करे बिफोर द ईयर टारगेट अचीव करने के लिए। सेल्स रजिस्टर मेंटेन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिकंसिलेशन करना पिछले साल से, ओपनिंग स्टॉक को परचेज से प्लस कर क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर आप रिकंसिलेशन कर लेना, कितना गुड्स डिस्पैच हुआ है, स्टॉक में कितना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना है, जीएसटी रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया है। कोई भी 5 पॉइंट आप पढ़ लें, आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर आ जाओ मेजरमेंट, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। सर जितनी भी सेल्स है वो एक्यूरेटली मेजर्ड होना, बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर होना भाई, कुछ भी रीजनेबल नहीं होना, सब कुछ एक्यूरेट होना, प्रॉपरली जर्नलाइज होना, जर्नल में होना, एंट्री समराइज होना, पोस्टेड होना ट्रायल बैलेंस में, है ना, सबके लेजर एंट्रीज होना हमारे पास में। बिल्कुल सर, ट्रेस अ फ्यू शुरू के कुछ ट्रांजेक्शन उठा लो, है ना, इंसेप्शन टू कंप्लीट, शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी भी सेल्स हुई उसके कुछ ट्रांजेक्शन उठा के देख लीजिए और उनको एग्जामिनेशन कर लीजिए डेप्थ में। अगर आप माल बाहर बेच रहे हैं तो AS11 लगेगा। व्हाट AS11 से फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ फॉरेक्स इनटू लोकल करेंसी, उससे सेल्स समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि उनकी एक्चुअल सेल्स कितनी कन्वर्ट होगा ना वो फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में। AS11 लगेगा भाई। ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड क्लाइंट ऑपरेशन, जो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स है वो देखो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बराबर है। फिर पॉइंट ऑफ सेल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्लस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वेर एप्लीकेबल। देखो मैंने यहां पर ना क्लियरली आपको बताया, जब माल आया, जब सेल्स होगी तब बताओगे, या 1% कंप्लीट होगा तब बताओगे। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब क्या होता है ना, जब पैसा आए, जब माल बिकेगा तब बताओगे, या एक परसेंटेज के आधार पर बताते जाओगे। ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है, कंपेयर द रेट ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टीज, रिव्यू देम फॉर कलेक्टिबिलिटी और वेदर दे आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड एंड द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन हैव बीन रीजनेबल और आर्म्स लेंथ। अगर आपने अपने ही लोगों के साथ में सेल्स की है तो रिव्यू करो कि उससे पैसा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो आप उनको माल बेचने के लिए प्रॉपर्ली ऑथराइज थे कि नहीं थे, क्लियर कि नहीं क्लियर, और आपने उनको आर्म्स लेंथ प्राइस पर बेचा कि नहीं बेचा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या चेक करोगे आप इसमें कि रिलेटेड पार्टी को अगर सामान बेचा तो उसके टर्म्स क्या थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो करेक्ट है या नहीं है ना। ठीक है, उनके साथ ट्रांजैक्शन के साथ हुआ तो ट्रांजैक्शन किए कि नहीं किए, उनको सामान बेचने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, उनको उतना ही वैसे सामान बेचा ना जैसे एक आम आदमी को बेचते थे ना। रेट चेक करना कितने सामान पर कितने पैसे में बेचे, और उसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका क्या है, 17, 18, 19, 20 कौन सा रिलेटेड पार्टी का, देखो तो क्या करने वाले हो, शुरुआत से लेकर अंत तक के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसमें से कुछ उठा लेना, डेप्थ में डिटेल कर लेना। एक्सपोर्ट सेल्स हुई है तो फॉरेक्स लगा देना AS11 के हिसाब से, कन्वर्ट करना इंडियन करेंसी में कितने का माल बेचा हम लोगों ने, उनको क्लाइंट के ऑपरेशन को समझो, उनके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको समझो कि वो कौन सी मेथड लगा रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। ठीक है, उसके बाद में जो रेट ऑफ सेल्स है, स्पेशली रिलेटेड पार्टी से जब आप माल बेच रहे हो उसको रिव्यू करो, उसकी कलेक्टिबिलिटी चेक करो, वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है कि नहीं, उसके ट्रांजेक्शन की वैल्यू, और वो आर्म लेंथ में बेचा कि नहीं बेचा, जैसे एक अनजान आदमी को बेचते वैसे। तो उसके लिए क्या क्या चेक करोगे अपन ने, पढ़ लिए, टर्म्स देख लेंगे, ट्रांजेक्शंस देख लेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन, आर्म लेंथ प्राइस, रेट है कि नहीं है, और सेपरेट डिस्क्लोजर। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का 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 पक्का। डिस्क्लोजर आपको समझ में आ गया, BA डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर तो इक्विटीज में रहेगा, शेड्यूल 3 पार्ट 1, इसको याद रख लो। सेल्स का डिस्क्लोजर क्या होगा, हर क्लास ऑफ गुड्स अलग अलग प्रकार सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, अलग अलग क्लास के गुड्स होते हैं ना, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। फिर जो रेवेन्यू आप आया वो डिस्क्लोज करना सेपरेटली, जैसे कि कितना प्रोडक्ट बेचा, कितनी सर्विस बेची, और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सर्विसेज। फिर आपने माल बेचा था उस पर कोई ब्रोकरेज और डिस्काउंट दिया कि किसी को बेचने के लिए, तो उसका यूजुअल डिस्काउंट रेट क्या था वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
दूसरी बात, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी से किया तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझा डिस्क्लोजर? ईच क्लास ऑफ गुड्स के अलग अलग दिखाई जाएगी। दूसरी बात में रेवेन्यू 3 जगह से आया है तो उसको अलग अलग दिखाया जाएगा, प्रोडक्ट सर्विस और ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और ब्रोकरेज डिस्काउंट दिए गए तो वो भी अलग से दिखाए जाएंगे, और रिलेटेड पार्टी का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो भी अलग से दिखाया जाएगा। ये हो गया सेल्स कंप्लीट, हो गया सेल्स कंप्लीट, हो गया सेल्स कंप्लीट। पक्का समझ में आएगा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? अब आ जाओ आप, हाउ ऑडिटर शुड वेरीफाई अदर इनकम। सेल्स होगी ना, सेल्स के अलावा भी तो पैसे कमाने के बहुत जरिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी चेक करते हैं कितना इजी होने वाला है भाई, ये कितना इजी होने वाला है। कितने टाइम पीरियड के लिए आपने कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, यही तो होगा। उससे तो ये 26 आता है इसमें, याद है? टीडीएस डिडक्शन के बाद में जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ना वो लगता है इसमें, ये 26। बहुत ईजी है। अदर इनकम है ना तो उसमें इंटरेस्ट इनकम आएगी सबसे पहले आपको, जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा। मैं फटाफट याद करा रहा हूँ आपको। सर वो कहाँ से मिलता है? वो फिक्स डिपॉजिट लगाती है जो कंपनी, वहां से पैसा मिलता है। तो क्या क्या चेक करोगे? फिक्स डिपॉजिट की लिस्ट, इंटरेस्ट रेट, कितने दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट रखा था, ठीक है, उस डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी निकालना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर करना, जो मैंने आपको करके दिखाया ऊपर अभी, ठीक है, कितना डिपॉजिट है, कितने रेट पर लिया गया है और कितने दिन के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है। कोई एट द ईयर एंड में कितने डिपॉजिट बचे हैं और बैंक में रखे हुए हैं, तो बैंक से कंफर्मेशन ले लो ना डायरेक्ट, कितना पैसा इनका रखा हुआ है वहां पर, ठीक है। फिर जो इन्होंने दिखाया अपने अकाउंट्स में, उनसे रिकंसिलिएशन कर लोगे, आप एक्चुअली उतना इंटरेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि ज्यादा तो नहीं दिखा रहे हो। तो फिर एक कॉपी ऑफ फॉर्मेट ऑफ 26 एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टीडीएस डिडक्शन है बेटा ना, तो उसकी भी कॉपी होगी बैंक के पास में, तो वो भी ले सकते हो आप लोग, कि टीडीएस काटने के बाद कितना इंटरेस्ट इनको मिल रहा है। समझा क्या बोला? अब फटाफट फटाफट अंडरलाइन करेंगे अपन, फटाफट, और जल्दी भगना है अपने को, और अपने को इजीली आ जाएगा ये। अभी सुनते जाओ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको। सबसे पहले लिस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, फिर कितना इंटरेस्ट रेट, फिर नंबर ऑफ डेज, बिल्कुल है सर, आउटस्टैंडिंग उस साल में, फिर उस इंटरेस्ट रेट का एरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है, आपने इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट किया। तो बोले 3 तरीके से किया। तो बोले कैसे किया? बड़ा इजी है। आपने सबसे पहले क्या किया, कितना डिपॉजिट है, उस पर रेट कितना मिल रहा है और कितने दिन के लिए रखा गया है। फिर जो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है वो ईयर एंड के लिए होगा 100%, तो डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो, किससे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट इनकम आपको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहे तो वहां से ले लीजिए, वहां से रिकंसिलेशन कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, और एक कॉपी ले लीजिए फॉर्मेट 26A अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, टीडीएस काटने के बाद टीडीएस की भी तो कॉपी होगी बैंक के पास में, वो भी आप ले सकते हैं। ये क्लियर हुआ? कैसे याद करोगे? लिस्टिंग, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बोलो कंफर्मेशन इन कॉपी ऑफ फॉर्म ऑफ 26AS। डिविडेंड इनकम, ये भी तो कमाती है कंपनी P&L में। बोलता है जब आपको राइट टू रिसीव होगा तभी ये देखा जाएगा, ठीक है, बराबर है कि नहीं? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है ना कंपनी, पास बाय कंपनी, बिल्कुल सर, देना पड़ता है ना डिविडेंड। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करती है। क्लियर है? कंपनी को फिर, और ये तभी माना जाएगा डिविडेंड इनकम जब आपको इससे कोई, जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड रहेंगे उससे कुछ। आपने डिविडेंड दिया तो आपको भी तो कोई बेनिफिट मिल रहा होगा उससे। तो ये जो डिविडेंड का अप्रूवल है, डिसाइड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर। और अब जो डिविडेंड है वो प्रॉपरली, बोलो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबिलिटी, सही तरीके से आप डिविडेंड दे रहे हो या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। राइट टू रिसीव होना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए डिविडेंड के थ्रू, एंटिटी को मिलने चाहिए बेनिफिट्स, और अमाउंट जैसे राइट्स होते हैं ना, अदर राइट्स जो अटैच होते हैं, है ना, जैसे बोनस है, राइट इशू है, इस तरह की चीजें। और ये तो बहुत इजी है, गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स, ये तो मैंने डायरेक्ट उसी में कर दिया हूँ कि आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा 100 रुपए का, अभी उसकी कीमत मान लेते हैं 300 रुपए, तो उसको ऐसा डिफरेंस अमाउंट आ गया आपका 200 रुपए, और जितनी भी यूनिट्स होगी उससे इंटू कर देंगे तो आपका बेनिफिट हो जाता है। यूनिट्स खरीदते हैं ना अपने म्यूचुअल फंड्स के, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, ठीक है, चलते ना रिडम्पशन प्राइस और कैरिंग वैल्यू, जो उसकी अभी की वैल्यू है और जिस पर रिडीम होने वाला है उसका डिफरेंस निकाल लिया जाएगा, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है, गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है, ठीक है। ये लिख पाओगे डिविडेंड कैसे मिला? राइट टू रिसीव होना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड होना और मेजर्ड रिलायबिलिटी होना।
ये समझ में आया? आपने लिस्ट बनाई फिक्स डिपॉजिट की सर, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट नंबर ऑफ डेज के साथ, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, डिपॉजिट रेट नंबर ऑफ डेज, फिर जो आउटस्टैंडिंग है उसका एक कंफर्मेशन ले लेंगे बैंक से, फिर इंटरेस्ट इनकम का कंफर्मेशन बैंक से तो लेंगे, उसको रिकंसिलेशन के तौर पर बता देंगे, और एक कॉपी भी ले लेंगे फॉर्मेट ऑफ 26 AS। ठीक है, ये सही है। बोलता है सिर्फ ये होगा, नहीं ना भाई, 3 चीजें होंगी ना। क्या कहते हैं, सिर्फ राइट टू रिसीव नहीं होना आपको, सिर्फ पैसा मिलने नहीं वाला, उसके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, आपके कुछ अदर राइट्स भी तो होते हैं डिविडेंड के अलावा कंपनी में, और वो प्रॉपरली मेजर्ड किए गए आपके लिए। परचेज, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट। आपने माल खरीदा है ना, तो जल्दी से बताओ माल खरीदा है तो क्या होगा? सर माल खरीदा है तो माल आया होगा, अब माल आया होगा तो कहाँ, उसको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। वहां कंट्रोल है कि नहीं है? माल खरीदा जाए तो कंट्रोल होना ना, तो वहां पर ड्यूटीज डिवाइड होना। बिल्कुल सर, जो आपने माल खरीदा तो उसके कुछ कोटेशन होंगे, अलग अलग लोगों से खरीदते हो ना, तो कोटेशन बुलवाते हैं हम लोग। एक परचेस कमेटी होगी जिसने डिसाइड होगी कितना माल खरीदना है, कौन से खरीदना है, क्या प्राइस पर होगा, ऑथराइज ऑर्डर करते होंगे वो लोग, कितनी क्वालिटी का, कितनी क्वांटिटी का, कितनी स्पेसिफिकेशन के गुड्स खरीदे आप लोगों ने, तो एक GRN मिल जाता है आप लोगों को। प्रिपेयर GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट। क्या होता है जब सामान आता है तो गेट पे आता है ना, तो GRN इशू करता है, तो वो समझ में आता है कि गुड्स कितनी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन का आया है फैक्ट्री के अंदर। ठीक है भाई, फिर 2 वे 3 वे मैच प्रोसेस, सामान आया, उतरा, फिर आपने रखा उसको, तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, परचेज ऑर्डर कंपेयर करेंगे, भाई माल है, फिर GRN जो गेट पर आया, ठीक है, वेंडर इनवॉइस के साथ कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सर, उसने जो इशू किया होगा, ये कंपैरिजन हो जाता है। ऑडिटर कर रहा है सब काम, क्या क्या कर रहे हो सर? सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, अगर आपने सामान खरीदा तो उस पर कंट्रोल्स होना, सबको अपना काम दिया, जैसे सामान उतारने वाला कोई और, चिट्ठी चेक करने वाला कोई और, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना। आपने अगर सामान खरीदा होगा तो बहुत सारे लोगों से कोटेशन बुलवाई होगी, तो कॉम्पिटेटिव कोर्ट होना। एक कमेटी होगी जो कितने में सामान खरीदना है, कैसे ऑथराइजेशन होगा, वो सब डिसाइड करती होगी। फिर ये भी देखना होगा कि किस क्वालिटी का सामान है, किस क्वांटिटी का सामान है, किस स्पेसिफिकेशन का सामान है, ठीक है, और कितने तरीके से उसको मैं मैच कर सकता हूँ। परचेज ऑर्डर मैं देख लूंगा, बिल्कुल सही है, जिसने माल बेचा है उसके पास से सामान देख लूंगा, और आपका जो माल आया गेट पर तो उसका GRN नंबर देख लूंगा। ठीक है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अब कंट्रोल चेक कर लिया ना मैंने पूरा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कंट्रोल से इफेक्टिव है तो मैं सब्सट्रैक्टिव टेस्टिंग कम कर दूंगा, ये तो हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। फिर मैं सैम्पलिंग उठा लूंगा, कोई भी ट्रांजेक्शन को चेक कर लूंगा उठा के, रैंडम सैम्पलिंग, अभी तो पूरा कनेक्टेड ही है ना, बताया था ना मैंने आपको, चारों चीजें नॉर्मल रहेगी। पहले रिस्क है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, फिर सैम्पलिंग है, फिर आखिर में सब्सट्रैक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर। कोई भी रैंडम सैम्पलिंग उठा के उसको चेक कर लेने का, इनवॉइस चेक कर लेने का, गेट एंट्री चेक कर लेने का, उससे वेंडर का सामान, उससे बुलवा लेने का, तू सामान बेचा है, अगर इन्हें खरीदा तूने बेचा होगा तो तेरे को चेक करा ले। और आखिर में क्या करोगे आप, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, वही ट्रायल, याद कर लो, ट्रायल एनालिसिस, कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, और कैटेगरी वाइज परचेज। जैसे वहां सेल्स था या परचेज है, क्लियर है? अरे बोलो ना यार, अब परचेज में भी क्या क्या चेक करने वाले हैं अपन लोग, अब आपने सामान खरीदा है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वेंडर सिलेक्शन, किससे माल खरीदा, कौन कौन आपके पास ऑप्शन थे, डमी परचेज तो नहीं है, क्लियर है क्या? तो क्या लिखा, फिक्टिशियस वेंडर तो नहीं है, फालतू के नकली लोगों से सामान खरीद रहे हो। क्वालिटी इंस्पेक्शन बताओ, जितने का जितना प्राइस पर सामान खरीदा था वो सेम क्वालिटी का है कि नहीं है। गुड्स रिसिप्ट नोट, अगर माल आया है तो उसकी एक रिसिप्ट होगी आपके पास में, ठीक है, आपके एम्प्लॉय के पास में, पर्सनल के पास में, ठीक है, क्लियर है? द परचेज इनवॉइस शुड बी ऑन द, बोलो, द परचेज इनवॉइस रिसिप्ट शुड बी द ओरिजिनल कॉपी होना, डुप्लीकेट नहीं होना, कुछ भी फोटो कॉपी नहीं होना। आपने माल खरीदा तो ओरिजिनल आपके पास होगा ना, किसके नाम पर होना, जल्दी बोलो, एंटिटी के नाम पर। कोई ब्रांच का है तो ब्रांच के नाम पर भी आ सकता है। इनपुट टैक्स कंपोनेंट शुड हैव बीन बुक्ड इन इनपुट टैक्स लेजर, आपने टैक्स पे किया होगा ना उसके लिए पहले, तो उसका एक लेजर आपकी एंट्री होगी। और अगर हमने अपने लोगों से खरीदा है तो फिर वही बोर्ड रेजोल्यूशन, वेरीफाई आर्म लेंथ प्राइस पर, जैसे एक आम आदमी से खरीदते, कुछ आपने बेनिफिट नहीं लिया, फटाफट पढ़ लो, इतना पॉइंट है भैया। चलो अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। फिक्टिशियस वेंडर से नहीं तो लिया, क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे, रिसिप्ट नोट चेक करेंगे कि उनके एम्प्लॉय के पास में प्रॉपर रिसिप्ट नोट है कि नहीं जब माल है। जो परचेज इनवॉइस है वो ओरिजिनल कॉपी का होना, किसके नाम पर होना, एंटिटी के नाम पर, ब्रांच होगा तो ब्रांच के नाम पर होना, इनपुट टैक्स कंपोनेंट होना आपके पास में, और रिलेटेड पार्टी से लोगे तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन होना, और बोलो आर्म लेंथ प्राइस पर। मेरे साथ बोलते चलो, चलिए बोलो क्या क्या चेक करना, कहीं फिक्टिशियस वेंडर तो नहीं है, क्वालिटी इंस्पेक्शन बराबर तो है, गुड्स रिसिप्ट नोट आपको पर्सनल के पास में, ओरिजिनल कॉपी में परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड करना है, परचेज इनवॉइस एंटिटी के नाम पर ही होना, हम ब्रांचेस तो ब्रांच के नाम पर होना, इनपुट टैक्स कंपोनेंट है तो वो भी आप बुक करोगे इनपुट टैक्स लेजर में, और अल्टीमेटली रिलेटेड पार्टी से लोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल, प्राइस चार्ज होगा आर्म लेंथ प्राइस पर।
और कंप्लीटनेस चेक करेंगे हम लोग। कंप्लीटनेस में क्या चेक करने वाले सर, कट ऑफ डेज अभी ने माल खरीदा तो 31 मार्च, 31 मार्च के पहले ही होना चाहिए। लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन चेक कर लो, उससे अंदाजा हो जाएगा कि जानबूझ के खरीद कर तो नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। फिर इंश्योर करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ट्रांजिट ट्रांजिट जब गुड्स आया एज पर द एग्रीमेंट, वेंडर रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ रिसीव सामान कर, परचेज इनवॉइस है या एक्चुअली में हमने सामान खरीदा है, उसको रिवॉर्ड भी आया, ओनरशिप भी आई है। स्टिल दो मेथड चेक कर सकते हैं आप, बहुत इजी है। रास्ते में गुड्स तो आपके हो गए ना, अगर निकल गए तो आप ही के हो गए ना, रिस्क आपके पास आ गया ना। एक होता है फ्री ऑन बोर्ड और एक होता है चल नहीं बताओ। सीआईएफ का मतलब क्या होता है? या तुम लोगों से तो उम्मीद है बताने की। इसको मैं थोड़ा सा परचेस के बाद जब जाएंगे आपके पास में, फ्री ऑन बोर्ड मतलब निकल चुके हैं तो आपके हो गए ना, ठीक है। ये इसकी तो एंट्री बंद होगी, अभी तक आपको सिर्फ नोट निकला है, क्लोज गुड्स नहीं आया है। ये चेक करना पड़ेगा आपको कि जब तक के पैसे नहीं आएंगे आपको ओनरशिप वो नहीं मिलेगी, और ये फ्री ऑन बोर्ड है, उधर से निकल के मतलब आपके हो गए, पैसे दिए या नहीं दिए हो आपने, अभी इसको अभी तक बन जाएगा कि आपका सामान है वो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना मैनेजमेंट से परचेस को लेकर जो उस साल उन्होंने की है, और कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो गई तो उसकी एंट्री चेक कर लेना। क्या क्या पूछ लोगे आप उन लोगों से, कितना कंजम्पशन है, मतलब आपको कितना माल लग रहा है, स्टॉक कितना मेंटेन करते हो, और बोलो टर्नओवर रेशियो, एनालिटिकल प्रोसीजर चेक कर लेना, कंपैरिजंस। ये वो पटाख से मेरे को बोल डालो आप लोग, कंप्लीटनेस में क्या क्या आएगा। कट आउट टेस्ट करेंगे अकाउंटिंग ईयर को लेके, फिर उसके बाद में करंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स जो ट्रांजिट इन, जो गुड्स अभी रास्ते पर है तो उसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी फ्री कौन सी पॉलिसी अपने फ्री ऑन बोर्ड है कि क्या है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से कि जितनी भी परचेज है वो इस साल ही की गई है, और कोई फिक्टिश अगर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होगा जर्नल एंट्री को चेक कर लेंगे। कट ऑफ टेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स, उसके बाद में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और जर्नल एंट्रीज। ठीक है भाई, और अल्टीमेटली फिर आखिरी में एनालिटिकल प्रोसीजर का तो आपको पता ही है, कितना रॉ मटेरियल तुमको लगता है हर साल, ऐसे याद करने का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक से, हो गया, याद हो गया। स्टॉक कंपोजिशन, मैनेजमेंट कितना स्टॉक में मेंटेन करते हो, पिछले साल के कंपैरिजन से देख लेंगे। आपका टर्नओवर, ऑडिट शुड कंपेयर द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो प्रीवियस ईयर, कितना माल खरीदा आपने और कितना स्टॉक मेंटेन किया, और फिर एक क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बीच में। कैसे कैसे याद करेंगे, कितना कंज्यूम करते हो प्रीवियस ईयर कंपेयर, कितना स्टॉक मेंटेन करते हो उस तक प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, क्या रेशियोज मेंटेन करते हो टर्नओवर और क्रेडिट वो मेंटेन करेंगे, और क्या आपका क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का कंपैरिजन वो करेंगे। क्लियर है। और इसका डिस्क्लोजर है, क्या डिस्क्लोजर है, मैंने अलग से लिख दिया हूँ। स्टॉक इन ट्रेड कितना है, कितना माल अभी बेचने वाले हैं आप, इन्वेंटरी में क्या चेंजेस आए फाइनेंशियल ईयर में ना, स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो। ये डिस्क्लोजर है इसका, शेड्यूल 3 पार्ट 1। समझा मैंने क्या बोला? इजी है, बिल्कुल इजी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो, आपके पास स्टॉक कितना मेंटेन करते हो वो बता दो। उसके बाद आप कौन कौन से रेशियोज, और माल खरीद रहे हो तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, कितना माल आता है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो करंट ईयर प्रीवियस ईयर से, और क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद, क्या क्या कंपेयर करो क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक से, परचेज और कंजम्पशन से माइनस कर देंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक से इसको माइनस कर देंगे। लिख पाओगे बिल्कुल, तुरंत तुरंत रीड आउट कर लेना मेरे पढ़ाने के बाद में। हाउ ऑडिटर शुड वेरीफाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अरे बाप रे, पेरोल खर्चा देना पड़ता है, अब ये पैसा लगता है इन लोगों को देने में। बहुत इजी है, फटाफट खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। कैसे 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 कैसे, सबसे पहले क्या चेक करने वाले अपन लोग, भैया सबसे पहले देखूंगा सर हायरिंग प्रोसेस क्या है एंटिटी की, ठीक है, अप्रेजल कैसे, प्रमोशन प्रमोशन मिलता है, रिटायरमेंट प्रोसेस कैसे चेक करूंगा। अब आपको तो पता है सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले टेस्ट कंट्रोल चेक करूंगा सर एम्प्लॉय में, बेनिफिट प्रोसेस में कौन लोग एम्प्लॉय बेनिफिट्स दे रहे हैं एंटिटी के अंदर, कौन लोग सैलरीज दे रहे हैं, कौन लोग है ना पैसा का लेन देन कर रहे हैं। अगर इफेक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो ये लगाऊंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या रहेगा, अटेंडेंस रिकॉर्ड, कितने लोग रोज आ रहे हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको मंथली सैलरी कैसे जा रही है, उसका ऑथराइजेशन अप्रूवल कौन कर रहा है, और एम्प्लॉय के जो डिडक्शन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है।
जैसे टैक्सेशंस, ग्रेटिट्यूड अमाउंट, लीव इनकैशमेंट, पैसा ले लेते हैं ना सब कि अगर छुट्टी ली तो पेड लीव, अनपेड लीव और बोनसेस। डिटेल ऑडिट प्रोसीजर विद टाइम देके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, मैं आपकी जो एम्प्लॉय अटेंडेंस है ना वो देखूंगा कहीं डमी तो नहीं है एम्प्लॉयज। फिर एक लिस्ट बनाऊंगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद मैं एक स्प्लिट करूंगा उसमें, कैसे कितने न्यू हायर्स है, कितने लोगों ने छोड़ा, कितने लोग कंटिन्यू है। फिर एक सैंपल बनाऊंगा न्यू हायर्स का, रैंडम उठाऊंगा, उनके अपॉइंटमेंट लेटर चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा उनकी पहले मंथ की सैलरी, आने वाले मंथ की सैलरी क्या थी, क्या टर्म्स थे, कि कितने लोगों ने रिजाइन किया, उसके सैंपल लूंगा, है ना। उनकी सैलरी कैसे मिली, फाइनल कंप्लीट, उनको बेनिफिट ग्रेटिट्यूटी मिली कि नहीं मिली, छुट्टी उनको पैसा मिला कि नहीं मिला, ड्यूज जो थे। फिर मंथली सैलरी चेक करूंगा 12 महीने की कितनी देते हो आप लोग। ठीक है, फिर जो आप प्रोविजंस होते हैं एम्प्लॉयज के लिए आते हैं, बोनस, ग्रेटिट्यूटी लीव, उनके जाने पर मिलते हैं उनको, वो बराबर आपने रखे कि नहीं रखे हैं। और उसके बाद अगर पीएफ की बात हो रही है या एम्प्लॉयड स्टूडेंट इंश्योरेंस की, तो वो आपने बराबर रीजनेबली लगाया कि नहीं लगाया, बेसिक वेजेस के हिसाब से बराबर है ना। मंथली डिपॉजिट करते हो कि नहीं करते हो आप उनको उनके अकाउंट में, मंथ टू मंथ। और आखिर में एनालिटिकल प्रोसीजर, फट से याद करा रहा हूँ मैं आपको, फट से मेरे साथ बोलते चलो। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एम्प्लॉय अटेंडेंस। फिर एक क्या बनाएंगे, एक लिस्ट, उसमें क्या चेक करेंगे भैया, न्यू हायर, लीवर, कंटिन्यू। फिर न्यू हायर में क्या चेक करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर, फिर उनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी, मंथ की सैलरी। फिर कुछ लोगों ने जो इन्होंने छोड़ दिया उनका सिलेक्शन करेंगे, उनका रैंडम सिलेक्शन लेंगे, उनमें उनके फुल फाइनल कंपटीशन देखेंगे, कितनी सैलरी मिली, ग्रेट्युटी, लीव एनकैशमेंट क्या मिला जब छोड़ के गए तो। 12 महीने में कितनी सैलरी सर चेक करेंगे। कोई प्रोविजन होंगे तो वो देखेंगे आपने एम्प्लॉय को दिया कि नहीं दिया। प्रोविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेंस में क्या देखेंगे कि जो प्रॉपर रेट थे वेजेस वो आपने लगाए कि नहीं लगाए, मंथली डिपॉजिट चार्ट आपने सबमिट किए कि नहीं किए। और लास्ट में एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको पता क्या करना है, रिजल्ट्स करना है। मैं आपके सामने बड़ा पढ़ हेडिंग मेंटेन करते रहूँ। बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, सबर करके पढ़ लेना, इजीली आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं आपके सामने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ फटाफट। एम्प्लॉय अटेंडेंस, बिल्कुल सर, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। फिर उसके बाद में सर न्यू हायर, उनका अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद में क्या करेंगे सर, रिजाइंड एम्प्लॉयज है ना, उनकी जो ड्यूज है उस रिटायरमेंट बेनिफिट्स को। फिर मंथली रजिस्टर सैलरी, फिर जो अक्रूवल और प्रोविजंस बनाए गए थे। ठीक है, फिर प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है और एम्प्लॉय इंश्योरेंस की। लास्ट में एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर, क्लियर क्या प्रॉपरली क्या होना, रिकॉर्ड होना सब कुछ। ठीक है, वहाँ बोलता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिप्रेजेंट द सम ऑफ एंटिटी पेज टू एम्प्लॉय। नहीं भाई, सब नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, परक्यूजिट से बेनिफिट्स है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, ग्रेट्युटी है, सुपर एनुएशन है, लीव एनकैशमेंट है, प्रोविडेंट फंड है। भैया पेड लीव भी तो एक प्रकार का वही हो जाता है, ये सब आएगा इसमें। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इजी है, इसमें थोड़ा अकाउंट्स भी कनेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है, अपन लोगों ने पढ़े ना। ज्यादा रहा आपको, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, अमोर्टाइजेशन उसी पे तो लगेगा। इंटेंजिबल देखोगे, चलिए 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 पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करोगे कि इनकी प्रोसेस क्या है, किस चीज की, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। बिल्कुल सर, याद हो गया। फिर एक फिक्स एसेट होगा, उसका रजिस्टर आपने मेंटेन किया होगा, बिल्कुल सर। उस पे आप कैसे डेप्रिसिएशन लगाते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल सर। फिर उसकी क्या एक्यूरेसी है कैलकुलेट करने की, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आपने लगाया, डेफिनेटली आपको देखना है वो यूजफुल लाइव्स ऑफ पीपीए के आधार पर होना। प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के यूजफुल लाइफ कितना है ना, इंटू कर देते हैं ना अपन। अगर 10 साल का तो उसके आपसे डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके अमाउंट से कंपेयर करके करेंगे। और इंटेंजिबल एसेट्स, फिर आपकी बात, दूसरी बात क्या होगा, कंपटीशन के बाद में रेसिडुअल वैल्यू कितनी बच रही है। जैसे आपने 20 रुपए का डिप्रिसिएशन लगाया 100 रुपए के उस पर, 80 रुपए की वैल्यू बच रही है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। इंटेंजिबल एसेट्स को प्रॉपरली अमोर्टाइज करना है, इनकी भी वैल्यू गिरती है। फिर डेप्रिसिएशन जो होगा वो कब से चार्ज होगा, जब से वो रेडी टू यूज होती है, नॉट फ्रॉम द रेडी टू एक्चुअल डेट ऑफ एक्चुअल यूजेज। जब से आपने खरीद लिया है तब से डेप्रिसिएशन लगाओगे, जब से आप उसको यूज करोगे तब से लगाओगे, बताओ। डेफिनेटली सर, जब रेडी टू यूज होगी तो मशीन लाके हमने रख लिया, एक कमरे में रखा थोड़ा ना डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, उसको यूज करना चालू करेंगे तब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो प्रॉपरली अपन रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे। और उसके बाद
वहाँ से निकालेंगे मतलब पैसा। और जो डेप्रिसिएशन कंपटीशन है वो हमने किस हिसाब से किया, इनकम टैक्स पर्पस से। पैसा बचता है ना डेप्रिसिएशन में, खर्चा अनेक प्रकार का आता है। फटाफट मेरे सामने फटाफट पढ़ डालो, फटाफट। चलो चलो, सबसे पहले कंपनी का प्रोसेस क्या है डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को लेकर। एक फिक्स रजिस्टर उठाओ कंपनी का, उसमें देखो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो रहा है, इसे कैलकुलेट किया जा रहा है। फिर उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो। फिर जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लगाए जा रहे हैं तो यूजफुल लाइफ के हिसाब से लगाने चाहिए। जब तक वो मशीन जिंदा है, जब भी लगाओगे ना, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, टूट गई फूट गई, तो दोनों लगाओगे। ठीक है, जब तक वो यूज हो रही है। फिर उसके बाद उनकी बची हुई वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उनकी वैल्यू कितनी होती है वो देखना पड़ेगा आपको। फिर इंटेंजिबल एसेट होगी तो इन पे लगेगा अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे तो कब से करोगे, जब वो रेडी टू यूज है रेदर देन एक्चुअल यूज, मतलब जब आपने एक्चुअली यूज किया उसको, तब से। और जो डेप्रिसिएशन होगा उसका पैसा कहाँ से आएगा, रिवैल्यूएशन के हिसाब से। और अल्टीमेटली जो डेप्रिसिएशन का कंपटीशन वो हिसाब इनकम टैक्स पर्पस के लिए किया जाता है। पाओगे, लिख पाओगे, बिल्कुल सर लिख पाएंगे। 9 पॉइंट है, 6 भी लिख दिए तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। इसमें मैंने इसका वैल्यूएशन भी लिख लिया हुआ है, डिस्क्लोजर है। आप भी अपनी बुक में लिख लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है आपकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अलग-अलग मेथड्स हैं, अमोर्टाइजेशन के है कि नहीं है? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ कितनी रही उसकी, जैसे अब 1 लाख की मशीन थी, 10 साल चली तो 10,000 रुपए का उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसपे हर साल। समझे क्या बोला मैंने आपको, लाइफ के हिसाब से। फिर डेप्रिसिएशन के बाद कितनी वैल्यू होती थी उसकी, और आप कौन सी डेप्रिसिएशन मेथड यूज करने वाले हैं। आपको पता है कौन सी होती है, जल्दी बताओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एवरेज है, वेटेड एवरेज। वो बोल रहा है टेंजिबल एसेट जो है वो डेप्रिशिएटेड होती है व्हेन द एसेट इज पुट टू एक्टिव यूज। बोलता है वो तो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, अगर यूज नहीं भी कर रहे हो, ऑब्सोलेंस पुरानी हो गई, यूज नहीं भी हो रही है, समय के साथ भी पुरानी होती जाएगी, है ना। ये जैसे कोई मशीन खरीद के लाया मैंने, अब मेरी दुकान में मशीन रखी हुई है, तो रखे रखे भी तो पुरानी होगी, उसकी वैल्यू गिरेगी ना, तो डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखा कितना इंपॉर्टेंट है, कब से, है ना, वो एक्चुअल यूज कब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने रेडी टू यूज है ना, अब ला लिया दुकान में तो रेडी टू यूज है ना, बस डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा उस पर। आ गया, कंप्लीट हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, अपने का भूलना नहीं है, तुरंत पढ़ लेना मेरे साथ में। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में है कुछ जनरल पॉइंट्स है। अदर एक्सपेंसेस जो है करंट रेट से जोड़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही, कैपिटल नहीं, एसेट से बेच के नहीं। फिर उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अदर एक्सपेंसेस है ना। फिर वो आप उसका करेक्ट हेड बनाना पड़ेगा आपको, उसके एक्सपेंसेस का हेडिंग्स। फिर वो ऑथराइज होना एक्सपेंसेस, और वो जल्दी बोलो कंपनी का होना, पर्सनल नहीं। करंट पीरियड, रेवेन्यू नॉट कैपिटल, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद में बोल करेक्ट एक्सेस के हेड होना, ऑथराइज्ड होना, और पर्सनल नहीं होना, एंटिटी से रिलेटेड होना। सबसे पहला क्या है उसमें आता है भाई, ये सब कुछ ना। और चिल्लर चिल्लर देखो, रेंट एक्सपेंसेस क्या क्या चेक करोगे मेरे साथ, अब भी याद कर लेना तुरंत। अगर आपका धंधा का रेंट वाली जगह पर चल रहा है, रेंट एग्रीमेंट चेक करेंगे, बिल्कुल सर, मंथ वाइज 12 महीने का पूरा चेक करेंगे, बिल्कुल सर। उसके बाद में स्पेसिफिक कंसिडरेशन ध्यान देंगे एज ऑडिटर, कोई एस्केलेशन क्लॉज है क्या, जैसे आगे जाके रेंट बढ़ाने वाले ना, रेंट इंक्रीज होगा, है ना, उसको लेकर कोई क्लॉज डाला गया है तो वो चेक करोगे आप। ठीक है, उसके बाद में एग्रीमेंट जो होना वो डेफिनेटली एंटिटी के नाम पर होना, है ना। और अगर आपने कोई चीज जमीन किराए पे ली थी या कोई जगह, तो उसके कुछ खर्चे होंगे, वो भी किए होंगे, आपने मेंटेनेंस करना पड़ता है, पुताई उताई करानी पड़ती है, साफ सफाई बिजनेस करने के लिए, वो भी एंटिटी करेगी एंटिटी के नाम पर। तो क्या क्या हो गया, रेंट एग्रीमेंट मंथली, फिर 12 महीने का पूरा चेक करेंगे, फिर एक एस्केलेशन क्लॉज के बारे में डिस्कशन देखेंगे, और एग्रीमेंट एंटिटी के नाम पर होना, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी प्रीमाइसेस से रिलेटेड होना, रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन, जो खर्चे आपने किए वो इससे रिलेटेड होना, कि हाँ भैया हमने खर्चा बिजनेस करने के लिए किया, साफ सफाई कराई है। जो 4 पॉइंट हो गए, क्लियर हो गया। पावर एंड फ्यूल, एक और चिल्लर चीज भाई, ये भी तो लगता है गाड़ियां चलती है ना कंपनी की, तो उसके बिल होंगे, यस सर, मंथली पावर बिल, बिजली के। फिर उसे 12 महीने का पूरा दिखा दो, फिर मंथ वाइज भी बता दो कितनी यूनिट लगती है, उसके एप्लीकेबल रेट क्या होंगे, टोटल यूनिट लगी, जैसे 100 यूनिट लगी ना आपको, बिजली का बिल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पर यूनिट का कितना प्राइस है आपको, जैसे 1 यूनिट का 5 रुपए है, तो ऐसे इंटू करते जाएंगे। समझ में आ रहा है।
खर्चा दिख जाएगा उसमें। क्या रेट है, उसकी क्या एक्यूरेसी है, दूसरी बात कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? उससे कितना गुड्स बन रहा है, पता चला बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है बट गुड्स ही नहीं बन रहा है। और अगर बार-बार चेंज आ रहा है तो क्या कारण है उसके बार-बार चेंज होने के मंथली रेंट? फटाफट क्या चलिए मंथली पावर बिल चेक करेंगे, फिर पूरे 12 महीने का चेक करेंगे, फिर एक समरी निकालेंगे पावर यूनिट्स की, उसका रेट कैसे चार्ज किया आपने, कैसे दिखाया, उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताओ, है ना? उसके बाद आप जितना भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, उसपे कितने फिनिश्ड गुड्स को आप बना रहे हो, तो उसको इन्वेस्टिगेट करो अगर कोई वेरिएंस हो रहा है बार-बार मंथली। मंथली नहीं होना चाहिए, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। हर महीने थोड़ा चेंज होंगे यार आपके पावर फ्यूल एक्सपेंसेस। याद हो गया? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की एक समरी ले लो, उनकी वैलिडिटी पीरियड चेक कर लो, अलग-अलग होती है ना? अब जनरल इंश्योरेंस ही होंगे यहाँ तो, वो करेक्टली क्लासिफाइड कर दो, ये प्रीपेड है क्या? ये इम्पोर्टेंट है। लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस वकील होते हैं ना, वकील लॉयर्स होते हैं, वो मंथली में पैसा जा रहा है क्या? कंसल्टेंसी आपके कुछ मंथली एग्रीमेंट्स होंगे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल होंगे सर। उसका एक 12 मंथ का ब्यौरा दे दो मेरे को। ये नॉन रिकरिंग जैसे सिंपल है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि रेगुलर तो नहीं करना होगा ना, उसका एक सैंपल दिखा दो, उसको मैं वाउच कर लूंगा। ठीक है, और ऑडिटर को बहुत कॉशियस रहना जब वो लीगल एक्सपेंसेस को वाउच करेगा। तो ये भी देखना होगा अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट फॉर विच द एंटिटी मे नॉट हैव, एंटिटी ने कोई पैसे का जुगाड़ ही नहीं किया है और ना उस मैटर को कोई डिस्कस किया ना हाईलाइट किया टू द ऑडिटर फॉर हिज स्पेसिफिक। वो याद है अपन पढ़ते थे कोई ऐसा डिस्प्यूट जिसके कंपनी आ रहे पर कंपनी के 570 पे फर्क पड़ सकता है, तो बताना पड़ेगा ना आपको। क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस जा तो रहे हैं आपके, बट वो किस डिस्प्यूट को लेके जा रहे हैं, आपने उसमें कोई प्रोविजन तो किया नहीं, अगर हारोगे तो पैसा कहाँ से दोगे आप? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मंथली वाइज कंसल्टेंसी वाइज समरी। आपके मंथली रिटर्न शीट रिटर्न व्हाट इज रिटर्न, वकील को रिटर्न करोगे ना मंथली बेसिस पे, तो नॉर्मली हायर नहीं होता है, तो रिटेन एग्रीमेंट का है। फिर 12 महीने का तुरंत लिखा दो बता दो, फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जैसे फॉर नॉन रिकरिंग। अब ऐसे कुछ करते हो ना जो कंपनी एक दो बार ही करती है साल में, बार बार तो नहीं करेगी ना, तो उसकी सैंपलिंग उसकी वाउचिंग कर लो आप। और ऑडिटर को बहुत कॉशियस रहना होगा जब भी वो लीगल एक्सपेंसेस को वाउच करेगा कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिस पर एंटिटी ने कोई प्रोविजन नहीं किया है और अभी तक उस पर कोई डिस्कशन हाईलाइटेशन नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया, उस पर आपको स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर ट्रैवलिंग का तो बहुत ईजी है, मेंटेनेंस ये सब चीजें लगती हैं, सैंपल निकाल लो चेक कर लो, ठीक है, एनालिटिकली कंपैरिजन करो पिछले साल के कंपैरिजन में, कि पिछले साल कितना खर्चा आता था इन चीजों का, उससे कंपेयर करके निकाल लीजिए। ज्यादा तो नहीं आ रहा जबरदस्ती का, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर में पढ़ाया हूं मैंने आपको। क्लियर हो गया भाई? अरे बोलो ना यार, जल्दी बोलिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसाइनमेंट, कंसाइनर कंसाइनी, इसमें क्या चेक करने वाले हो तुम, बड़ा इजी है सर। सेल्स, इसके थ्रू कंसाइनी, गुड्स सोल्ड किया होगा उसकी इन्वेंट्री भी मेंटेन होगी, 100% होगी सर उसके पास में। उसके पास कितनी इन्वेंट्री है उसका रिकंसिलेशन, है ना, और सेल्स कितनी हुई, इतना चेक करेंगे, बराबर है ना। उसके पास जितनी इन्वेंट्री होगी शुरुआत में उतनी हमने माल बेचा होगा, सिंपल। इन्फॉर्मेशन ले लेंगे अपन कंसाइनी से कि तेरे पास कितना माल था बैलेंस शीट डेट तक, तेरे और कंसाइनर के बीच में क्या टर्म्स थे एग्रीमेंट के, ठीक हो गया, कमीशन मिल रहा है, क्या खर्चे तुमने तेरे पास से डेबिट हुए, ठीक है, और तेरे पास कंसाइनी है ना, तेरे पास से गए फिर तेरे को कितने मिले, बराबर है। तेरे पास कितनी क्वांटिटी के गुड्स आते थे, उनकी एक वैल्यू होती थी, उसमें कुछ और खर्चा करता था क्या तू, जैसे कि तूने उसको फ्रेट चार्ज, तूने ट्रांसपोर्टेशन खर्चा किया, डॉक पे रखाया, कस्टम ड्यूटी तूने पे किया गया, ठीक है। और जो इन्वेंट्री होगी वो सब खर्चे वर्चे काट के वैल्यू देखनी है, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखनी है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है। आगे बढ़ो, सी द गुड्स इन हैंड विद द कंसाइनेबल शोन सेपरेटली अंडर द हेड इन्वेंटरी। जो हाथ में गुड्स है ना वो अलग से दिखाई जाएंगे इन्वेंटरी के हेड पर। इतना तो आप लोगों ने पढ़ चुका है, पढ़े, चलो मेरे साथ याद कर लो एक बार फटाफट। काउंट सेल्स, आपको सेल्स का डेटा देना पड़ेगा, किसके पास है वो,
कौन कंसाइन सबमिट करेगा, क्या क्या बताएगा, कितने सोल्ड हुए, कितने इन्वेंटरी में है। फिर रिकंसाइल करोगे, जो गुड्स हैंड में है उनसे कितनी सेल्स आई, उनके इनवॉइसेस, ठीक है। सर इफ एनी कंसाइनमेंट इन्वेंटरी वाज इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी, तो शुरुआत में कितने गुड्स थे उसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग सेल्स के थ्रू, कंफर्मेशन ले लेंगे उससे क्या, एक बैलेंस शीट डेट पर तेरे पास कितने गुड्स थे, तेरा और कंसाइनर का टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, तू कितना कमीशन लेता है, कितना एक्सपेंसेस तूने बियर किया है, तेरे अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, तेरे पास अगर कोई क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैंड है ना, तो उसको तूने सिर्फ तेरे पास है या उस पर तेरे को कॉस्ट भी लग रहा है, जैसे कि नॉन फ्रेड ड्यू है ना, ये सब ब्लैक वैली पैकेजिंग तू तो नहीं कर रहा है, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू बता भाई। और आखिरी में क्या लिखा है, सेपरेटली बताओ इन्वेंटरी की हेडिंग करके, ठीक है, पहले शीट, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, बहुत ईजी है, ठीक है, एम्प्लॉय को सबमिट करने पड़ते हैं बिल्स, डिटेल्स बतानी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हो, आपको प्रोग्राम, जो प्रोग्राम बनाया गया एम्प्लॉय के लिए वो प्रॉपरली ऑथराइज होना, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस बिल्स जो होगा कंप्लीट, उसके डॉक्यूमेंट्स होना, जैसे कि ये सब चीजें, एयर टिकट, ट्रैवलिंग एजेंट बिल, होटल बिल, टूर रिपोर्ट होना कि जाने से क्या फायदा हुआ, पर्पस क्या था जाने का, घूमने तो नहीं गए थे बस, तो रिपोर्ट बनानी पड़ती है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, पैसा लगता है ना बाहर जाने के लिए। और उस दूसरी बात, फॉर अ कंपनी द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड, अगर आपने कोई पैसा बाहर खर्च किया तो वो अलग से शेड्यूल 3 में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में शो करना पड़ता है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या क्या लगेगा जल्दी बताओ, बिल सबमिट कर दो, अपना प्रोग्राम बताओ, ऑथोरिटी ने तुमको अलाउ किया कि नहीं किया, फिर तुम्हारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तुम रिपोर्ट सबमिट करो एक हमारे साथ में, ठीक है। फिर आरबीआई से परमिशन लो, अगर बाहर जा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज को अलग से शो करना पड़ेगा एज पर शेड्यूल 3 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। याद हो गया, बोलो। Traveling allowances bill submitted by the employee to program properly authorized by the competent authority. Must have traveling authority. बोलो check the traveling authority bills. बोलो बिल विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फिर टूर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, उसका पर्पस क्या था जाने का वो बताना पड़ेगा आपको, रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, और आखिरी में शेड्यूल 3 के हिसाब से एज पर 11 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया जाएगा। समझेगा भाई लोग, जा रहा है ये दिमाग में, सर बिल्कुल जा रहा है, अगर करेंगे तो आ ही जाएगा, एक बार और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार और पढ़ना है, आ जाएगा। और एग्जाम के सुबह भी आपको चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि यही रूल बोलता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, उसके बिल तो बताओ, किसके थ्रू करवा रहे हो, क्या चार्ज हो रहा है, रेट, ठीक है, तुम्हारे टर्म्स क्या कॉन्ट्रैक्ट के, तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है ना, घर का तो नहीं है खर्चा, ठीक है। उन्होंने कोई रिसिप्ट इशू की होगी वो बता दो, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है या कैपिटल है, बार बार कर रहे हो, एक बार बड़ा खर्चा कर दियो, है ना, किस पीरियड को लेकर है, ठीक है, कहीं पहले तो नहीं कर दिए थे पैसा खर्चा, ठीक है। और कोई आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल है क्या, वो भी शो करो, इजी है यार। इनवॉइसेस दिखा दो, एजेंसी को लेके क्या रेट चार्ज कर रही है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है ना, कोई एजेंसी ने रिसिप्ट दी होगी तो दिखा दो, रेवेन्यू है कि कैपिटल है, कौन से पीरियड को लेकर है, प्रीपेड अमाउंट तो नहीं है, पहले तो नहीं पे कर दिए थे, आने वाले साल का खर्चा, और आउटस्टैंडिंग बिल होंगे तो वो भी दिखा देना। पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, ये आप खुद पढ़ लेंगे, ये आपका होमवर्क है, और रिजर्व पढ़ेंगे क्योंकि इनकम टैक्स रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क है, चेक पढ़ लेंगे इसको, मैंने अंडरलाइन कर दिया चीजों को पहले से। और 6 पॉइंट है, 4-5 भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट मेरे को लगता है आपको पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का इनकम टैक्स रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लास्ट 2 पॉइंट खत्म हो गया भाई, पीएनएल लास्ट 2 पॉइंट खत्म हो गया पीएनएल, और इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, 1 से 2 कंपलसरी आने वाले। स्क्रैप, स्क्रैप बहुत इंपॉर्टेंट, आएंगी, बचा हुआ रद्दी, रद्दी, रद्दी बचा हुआ वेस्ट से सबसे पहले कहोगे भैया आपके पास जो भी डिस्पोजल स्क्रैप है उसके बाद डिस्पोज करते हो, स्टोर करते हो, जनरेट करते हो, उस पर कंट्रोल है कि नहीं, कंट्रोल, क्या आपके पास रीजनेबल रिकॉर्ड है कि आपके पास कितना स्क्रैप है। फिर उसके बाद एनालाइज द रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे हो, उसका प्रोडक्शन, उसका जनरेशन, उससे क्योंकि रॉ मटेरियल के हिसाब से पता चलेगा ना कितना स्क्रैप आ रहा है। अगर मैं 100% रॉ मटेरियल यूज करता हूँ, 10% स्क्रैप होगा, तो 200 में कितना होगा, 20%, ऐसे कंपेयर होगा, पिछले साल से कंपेरिजन भी करेंगे। फिर चेक द रेट एट विच स्क्रैप हैज बीन सोल्ड, कितने प्राइस पर आप स्क्रैप को बेचते हो, पैसा आता है ना उससे, पिछले साल कितने में बेचे थे। फिर बेचे होगे तो सेल्स की वो होगी एंट्री, इनवॉइसेस जनरेट किए होंगे आप लोगों ने, एडवर्टाइजमेंट इशू किए होंगे टेंडर के लिए, रेट कॉन्ट्रैक्ट होंगे स्क्रैप डीलर से, जो लोग खरीदने आते होंगे, बहुत बिकता है भाई सामान। दूसरी बात आपको देखना होगा प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं है स्क्रैप पर, कहीं मिक्स तो नहीं कर दिया अपने गुड्स के साथ में या किसी और स्क्रैप के साथ में, देख सर बिल्कुल नहीं किए। और ओवरऑल असेसमेंट का कितना पैसा आपको मिला,
स्क्रैप से। कितना इजी है यार। और बताओ ये एग्जाम में आता है ये और समय नहीं। हाँ, खुल जा रे। इसको पट से याद करा दूं क्या तुरंत का तुरंत? ये सर करा दो याद, तुरंत याद करवा दो। पहले क्या बोलता है? इंटरनल कंट्रोल ना किस पर? जनरेशन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप। जल्दी बोलो। फिर ऑर्गेनाइजेशन उसके लेके एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए स्क्रैप कितना है। फिर रॉ मटेरियल का कितना यूज होगा उसके हिसाब से प्रोडक्शन जनरेशन होगा स्क्रैप का। रॉ मटेरियल का यूज बढ़ेगा तो स्क्रैप भी बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लेना। स्क्रैप कितने में बेचते हो, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो। बेचे होगे तो सेल्स इनवॉइस होंगे। एडवर्टाइजमेंट किया होगा टेंडर के लिए क्योंकि उसकी टेंडरशिप निकलती है। कितने कॉन्ट्रैक्ट रेट पर और कौन से डीलर लोग आए थे। और आगे बोलता है उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना। आइडेंटिफाई करना स्क्रैप क्या है और गुड्स क्या है, उनके साथ में मिक्स नहीं कर देने का है, मिक्स करके नहीं बेच देने का है। और ओवरऑल असेसमेंट के आपको कितना पैसा उससे मिला। भाई हद ईजी है, हद ईजी है तो। और ये पूछा जा सकता है। आई एम टेलिंग यू अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट, सेल्स परचेज इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लीगल इन्वेंट्री लास्ट। भाई सरकार से आपको सब्सिडी मिलती है ना, बिल्कुल मिलती है सर। एएस 12 के हिसाब से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शो करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिलती है, कितना अमाउंट में मिल रहा है ना। और इन द फॉर्म ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रमोटर भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। और इसकी आपको पूरी डिस्क्लोजर करनी पड़ती है। पैसा मिला तो कहाँ खर्च करोगे, किस पर्पज के लिए मिला होगा, वो देख लेते हैं। चेक द एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन दी होगी सब्सिडी के लिए, हो आपने क्लेम किया होगा, हो बिल्कुल किया होगा। किस पर्पज के लिए किया था, कौन सी स्कीम में सब्सिडी मांगा आपने। दूसरी बात, अगर आपने सब्सिडी मांगी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, किन कंडीशंस के आधार पर आपको सब्सिडी मिली है। फिर कंडीशन को आप लोगों ने फुलफिल किया कि नहीं किया। दूसरी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए। सब्सिडी आपको कौन सी एसेट पर मिली, कोई फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए तो नहीं मिली। दूसरी बात, उसकी एंट्री होगी ना आपके पास में सब्सिडी को लेकर, बिल्कुल है। और एएस 12 आपने फॉलो किया क्या, नहीं किया। भाई कितना इजी है। आपने एप्लीकेशन दी हो, आपने क्लेम किया हो, किस पर्पस पे और किस स्कीम के अंदर, यस सर। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे तो उसका डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करवा दो। कंडीशन अटैच होंगी उसके साथ में, बिल्कुल होंगी। कंडीशन होती है ना, अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो यूज करना है कि नहीं करना है एसेट्स को। फिर आपने कंडीशन को फुलफिल किया कि नहीं किया। फिर वो कंडीशन एसेट को लेकर थी या फैक्ट्री सेटअप लोकेशन को लेकर थी, उसकी एंट्रीज होंगी। और आखिर में एएस 12। और क्या कर लेगा आदमी, इससे इजी क्या पढ़ा देगा। बिल्कुल सर, बहुत इजी है, 100% इजी है, 100% इजी है। कंट्रोल जोन, स्क्रैप पर जनरेशन, स्टोरेज, डिस्पोजल, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो उसके आधार पर स्क्रैप का भी परसेंटेज निकल जाएगा। कितने रेट पर आपने उसको बेचा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, उसका सेल इनवॉइस होगा, एडवर्टाइजमेंट एंटर होगा, रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्क्रैप डीलर की डिटेल होगी। अपने गुड्स के साथ में उसको मिक्स मत कर देना। वैल्यूएशन कितना मिला स्क्रैप के, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ पाओगे क्या? यस सर, 100% पढ़ लेंगे। कितना बिल है एजेंसी का, क्या रेट चार्ज कर रहे हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तुम्हारे ही बिजनेस को लेके है ना, बिल्कुल है। उसने कोई रिसिप्ट इशू किया होगा, बिल्कुल है। कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू है कि कैपिटल है। दूसरी बात, कौन से पीरियड को लेकर है, इस साल का है कि प्रीपेड तो नहीं है, आने वाले साल का पहले से। और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल तो नहीं है तुम्हारे ऊपर। टाइम दे दो, 10 नंबर मिल जाएंगे। टाइम दे दो मेरे भाई लोग, टाइम दे दो। जहां 6 से ज्यादा पॉइंट होंगे वहां 6 ही पढ़ना, जहां 6 होंगे वहां 6 जरूर पढ़ना। सही है, जहां 6 से ज्यादा होंगे वहां 6 ही पढ़ना। अंडरस्टैंड, 6 ही पढ़ना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या, कितने में निपटा दिया हमने इसको। 58 मिनट भाई, इट्स 58 मिनट, वी हैव फिनिश्ड। ये अंदर लाइट पूरे खत्म हो गए। मैंने बोला ना 2 घंटे मैं निपटा दूंगा, मेरे साथ मेरे आप निपटा के फिर 1 घंटे का रिविजन कर लेना। तो 3.5 4 घंटे मैक्सिमम, 3.5 4 घंटे में 10 से 12 नंबर का चैप्टर निपटा दोगे। तो अभी मैं पट से तुमको डिस्क्लोजर पढ़ा देता हूँ। डिस्क्लोजर ये बड़ा है, वो तैयार कर लेता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। हैंग होता है यार, हैंग नहीं होना चाहिए, गलत बात। दो घंटे में मैं खत्म कर दूंगा, आपको उसके बाद 1.5 2 घंटा पढ़ के रिवाइज करके चैप्टर खत्म कर देंगे। फिर आप एग्जाम के सुबह भी पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको बढ़ जाएगा। चलो भाई, ये आ गया
अपन फटाक से जाते हैं नीचे वाले पोर्शन पर। ये तो बैलेंस शीट आइटम है, ये तो मैं यूँ निपटा दूँगा। फिलहाल डिस्क्लोज़र करा देता हूँ आपको, इसमें देखना है डिस्क्लोज़र फँस जाएगा, अपने लिए ईज़ी हो जाएँगी चीज़ें। सब तैयारी करके रखिए आपके लिए। ये आ गया डिस्क्लोज़र, क्या ईज़ी है भाई। सर क्या बोलता है सीएसआर को लेकर डिस्क्लोज़र करने बोलेगा तो सर 135 लगा दूँगा मैं। 135 ऑफ कंपनी तक कहता है डिस्क्लोज़र में क्या-क्या चेक करेंगे, कितना पैसा लग रहा है रे तेरे को सीएसआर के लिए, ठीक है ना? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, कितना खर्चा करने वाले हो, है ना? कितना एक्चुअली किए हो, ये क्या हो गया और ये क्यों हो गया है? इसको मैं थोड़ा सा, ये हैंग होता है तो आपको ध्यान देना। इस साल कुछ कम रह गया क्या शॉर्टफॉल? प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल कितना था? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ हमारे लिए। वन सेकेंड दो मेरे को, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दे दो। हम्म, चलो भाई आ जाओ, एक बार रिपीट कर ले। कितना अमाउंट आपकी कंपनी स्पेंड करने वाली है, कितना एक्चुअली किया है, कितना इस साल रह गया, पिछले साल का शॉर्टफॉल क्या था, कारण क्या थे शॉर्टफॉल के, किस प्रकार की सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हो, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो प्लीज बताओ ना। जैसे कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट, आपने किसी ट्रस्ट को दिया जो कंट्रोल कर रहे हैं आप ही के लोग, तो ये घर के लोग, और आपने कोई प्रोविजन किया है कि नहीं किया। प्रोविजन इज मेड विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी इनकर्ड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है। और अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो अलग से शो करिए उसको। लिख पाओगे सर? बिल्कुल लिखने के, इसमें क्या ही लिखना है सर, ये तो पूरा याद है। स्पेंडिंग अमाउंट, एक्चुअली इनकर्ड, शॉर्टफॉल, प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल, रीजन फॉर शॉर्टफॉल, नेचर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और अगर प्रोविजन कोई किया कि नहीं किया आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को लेकर। होता ना यार, स्कूल आपने किसी को वादा कर दिया तो उसके लिए प्रोविजन करने पड़ते हैं, हाँ भाई स्कूल में पैसा भेजूंगा। नेक्स्ट, एक और इजी, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है आपके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई या तो चल रही है या पेंडिंग है कोर्ट में, कि कंपनी ने एक ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड की जो किसी के नाम की नहीं, बेनामी प्रॉपर्टी है, गुमनाम प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आ गई, काला धन, काली प्रॉपर्टी, तो बोलता है भैया उसकी डिटेल दो, कब एक्वायर किए तुमने, कब कब्जा किए उस पर, कितना पैसा देके किए, कौन कौन बेनिफिशियरी है उसके, किसके नाम पर किए, क्योंकि वो तो बेनामी थी, किसे खरीदे तो नहीं होंगे तुमने, किसी के नाम पर तो किए होंगे। अगर ये एक प्रॉपर्टी है तुम्हारे बुक्स पर, तो किस नाम से, किस आइटम से, वो बैलेंस शीट पर रेफरेंस होगा ना उसका। बुक्स में अगर शो किया तो किस नाम से शो करो उसको अलग से, ये तो खो जाएगी लैंड में कहीं, बिल्डिंग में कहीं। इफ प्रॉपर्टी अगर बुक्स में नहीं है तो रीजन बताओ तुमने उसकी एंट्री क्यों नहीं की। और अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा है अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ एज एन अबेटर, कि कंपनी ने दूसरों जानबूझ के किया, टू एंकरेज, अबेटर मतलब क्या, टू एंकरेज अदर्स टू डू रॉन्ग, किसी और के थ्रू करवाया है काम, कंपनी ने बेनामी जानबूझ के प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी, बेनामी तरीके से खरीदी, तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। होता ना, कंपनी ने अपना काला धन, अपने काले पैसे किसी और के थ्रू से बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी, कंपनी ने खुद नहीं खरीदी, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाया, और आपके खिलाफ कौन सी प्रोसीडिंग है, उसका स्टेटस क्या है, और उसका व्यू क्या है उस पर, केस आर भी तो सकते हो। जल्दी से बोलो यार, कितना इजी है। अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और पेंडिंग है, होल्डिंग ऑफ एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का पता ना, किसने खरीदा ना कौन सी प्रॉपर्टी खरीदा, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो काले पैसे की बात हो रही है भाई, तो भाई उसकी डिटेल दे दो। बड़ा बताए थे सर, डिटेल्स दे दीजिए, उसका आपने कब एक्वायर किया हो बताओ, कितने पैसे में, कौन लोग हैं, किसके लिए एक्वायर किया भाई, किसके लिए, किसको बेनिफिट मिल रहा था उससे, अगर आपने उसकी एंट्री की है तो किस नाम से की है, ठीक है, अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है, अगर आपके खिलाफ कोई केस ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर कि भाई आपने एंकरेज किया तो दूसरों को कि हाँ खरीदो मैं तुमको पैसा देता हूं, तो क्यों किया आपने ये काम, है ना। ट्रांजेक्शन ऑर्डर, ट्रांसफर डाटा डिटेल्स, और लास्ट में लिखा है किस प्रकार की प्रोसीडिंग चल रही है, उसका स्टेटस क्या है और आपका व्यू क्या है उस पर। सही है, सही है क्या भाई? ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर ये इजी है, स्टॉक ऑफ कंपनीज, अगर कंपनी का नाम जब हटा दिया जाता है रजिस्टर ऑफ कंपनी से, तो कौन सी कंपनी है, उसका नाम क्यों हटा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन,
विद स्टॉक ऑफ जो कंपनी का नाम हटाया जा रहा है, उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, आपको उससे कोई पैसे लेने हैं क्या, आपको कोई पैसे देने हैं क्या, ईज़ी है। आपके कोई शेयर उस कंपनी ने कोई शेयर होल्ड किए कि आपके यहाँ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कि आपका उसके ऊपर कितना आउटस्टैंडिंग और आपका उससे क्या रिलेशनशिप है, जैसे एसोसिएट हो, होल्डिंग हो या सब्सिडियरी हो। ईज़ी चीज़ था ये आप खुद से पढ़ के भी खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है। और ये लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पोर्शन से बचेगा बैलेंस शीट का, भाई चैप्टर खत्म कर दिया अपन ने। फॉलोइंग रेशियोज टू बी डिस्क्लोज्ड, सर ये तो बहुत इजी होने वाला, बिल्कुल 5-6 भी लिखे, 6-7 भी लिखे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन से रेशियोज है कंपनी में जो काम आते हैं, भाई बहुत मेहनत से लिखा हो, तुम भी लिख लेना। सर करंट रेशियो जो किसकी बात करता है, सर करंट रेशियो बात करता है कंपनी के एबिलिटी टू फुलफिल शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद इन ए ईयर। विद इन ईयर आपके पास का इतना पैसा है, आप वर्किंग कैपिटल के आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हो, है तो बहुत अच्छी बात है, डिस्क्लोज करो। आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेप्ट वन टोटल शेयर होल्डिंग 2:1 3:1 पड़ेगी नहीं पड़े, इससे ज्यादा नहीं होना, इससे ज्यादा नहीं होना। फिर आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब आपके पास इनफ कैश जनरेट करने का पावर है क्या, जिससे आप अपनी उधारियों को चुका सकते हैं, ठीक है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, आपकी जो नेट इनकम है और एवरेज टोटल इक्विटी है उसका एक अंदाजा लगाया जाता है, उस पर रिटर्न कितने मिलने वाला है, 15 to 20% है ना इक्विटी रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, कि अगर आप इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हो तो उस पर कितना टर्नओवर होने वाला है। जैसे एग्जांपल है, अगर आप ये लिखा हो मैंने 6 to 8 टाइम्स, जैसे आपने 100 इन्वेंट्री मेंटेन की तो उसमें टर्नओवर कितना होगा, तो बोले हमेशा 80 का माल तो बिक ही जाता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो बोले अगली बार आपने कितनी की, तो बोले 200 की, तो अंदाजा लगाया जाएगा कि 160 का, इस तरीके से का अंदाजा लगाया जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करने पर कितना टर्नओवर आएगा, 6 to 8 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स, इस तरीके से मैंने एग्जांपल दे दिया। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हाउ मेनी रिसीवेबल्स विल बी टर्न इनटू कैश, क्योंकि रिसीवेबल में ऐसा है कि मिलने वाला है, कितना मिला ये तो बता भाई, तो बहुत सारे तो डेट भी बेड डेट्स हो जाते होंगे। फिर पेएबल है, आप कितना दे देते हो क्रेडिटर्स को और सप्लायर्स को, ये सब लिख लेना भाई बाजू में, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आपकी नेट सेल्स और टोटल शेयर होल्डिंग इक्विटी। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, आपका नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, ठीक है, ठीक है, जो भी आपका परसेंटेज रहेगा उससे कंपेयर कर लेंगे कि आपके रेवेन्यू में प्रॉफिट कितना था इस साल। जैसे 100 रुपए कमाए आपने ना, तुम्हें 20 रुपए का प्रॉफिट था, तो फिर पिछले साल कितने कमाए थे वो कंपैरिजन कर लेंगे। फिर रिटर्न आपने कहीं इन्वेस्ट की होगी तो उसका रिटर्न कितना मिला, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और लास्ट में क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका इनिशियल कॉस्ट, आपकी अभी जो फाइनल वैल्यू उसका कंपैरिजन करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने 100 रुपए लगाए थे, अभी 1000 रुपए की, तो 900 रुपए का आपका आ जाएगा अंदाजा कि ये रिटर्न है आपका इन्वेस्टमेंट पे। अगर कोई भी रेशो, ऊपर जितने भी रेशो हैं, अगर वो पिछले साल के कंपैरिजन में इससे ज्यादा चेंज होंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्यों। प्लीज मैंने लिखा हूं, आप लिखेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी करंट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, क्योंकि रीजन के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना आपको एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अरे बोलो यार। और एक लास्ट क्या, डिजिटल, अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग कर रहे हैं, वर्चुअल करेंसी में कंपनी डील करती है, तो अगर ट्रेड करती है, इन्वेस्टमेंट करके रखती है ना, इन्वेस्ट करती है, बहुत सारा चलता है ना आजकल ये, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ इसके अंदर, और कितनी करेंसी आपने रिपोर्टिंग डेट में हेल्ड की। जैसे फॉरेन करेंसी में होगा तो फॉरेन करेंसी के बारे में बताएंगे, या अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं क्या इसमें डील करने के लिए, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो खत्म, लास्ट के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ लेना हाथ जोड़ के खत्म होने के बाद में। भाई ये तो खत्म कर दिया मैंने, अब सिर्फ बैलेंस शीट आइटम रह गए, वो भी 30 मिनट में एग्जाम खत्म हो जाएंगे। कर लो भाई लोग ये चैप्टर, कर लो, रिक्वेस्ट कर डालो, ठीक है। चलो बाय, तुरंत पढ़ लेने का, तुरंत मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना।